तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती जो आपकी एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत आई है। उसमें आज हम एग्रीकल्चर कृषि विषय के यूनिट 2 की एग्रोनॉमी को कवर करने वाले हैं। एग्रोनॉमी यानी प्राग कृषि विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अब हमने यूनिट वाइज एमसीक्यू चालू कर रखे हैं, ठीक है, जिसमें आज हम टॉप 50 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं जो आपका यूनिट 2 है एग्रोनॉमी का। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वैकेंसी की जानकारी और सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। कल हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया था, यूनिट 1 के टॉप 50 एमसीक्यू हमने करवा दिए थे। अब ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें आज हम यूनिट 2 को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, है ना। ये एमपी के जो आपका यूनिट 2 में एग्रोनॉमी में विशेषकर जो है एमपी के बारे में पूछा गया है ना। तो अगर आप कहें कि एमपी जीके सर कहाँ पर आएगी तो एमपी जीके आपको यूनिट 2 में ही देखने को मिलने वाली है। चलिए प्रश्न नंबर पहला आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है एमपी आरयू एग्जाम 2023 का जो 2024 में जाकर के हुआ था। बताइए 9 में, 11 में, 15 में या 21 कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए मध्य प्रदेश को भौगोलिक और जलवायु संबंधी विविधताओं के आधार पर 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आपको ऑप्शन में 15 भी मिल रहा है, 11 भी मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना है भारत यानी इंडिया को 15 में बांटा है और एमपी को कितने में 11 क्षेत्रों में बांटा गया है जलवायु क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ठीक है, जिनमें से मध्य प्रदेश मुख्य रूप से मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स रीजन के अंतर्गत आता है। यह भी आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश कौन से क्षेत्र में आता है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश भारत के मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। किसी भी तरह से प्रश्न बने आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 है, मालवा का पठार कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है। अपना मालवा का पठार जानते हैं, मालवा वाला जो अपना एरिया है जहां पर अभी हम हैं वर्तमान में, यानी इंदौर, उज्जैन, ये वाला जो एरिया है धार वाला, ये आपका मालवा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भैया मालवा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कौन सी खेती के लिए, कौन सी फसल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। धान के लिए, सोयाबीन के लिए, बाजरा के लिए, गन्ना के लिए, किसके लिए फेमस है। सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोयाबीन के लिए। अपना मध्य प्रदेश ही पूरा सोयाबीन के लिए फेमस है और मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करेंगे तो जो अपना मालवा का पठार है जहां पर काली मिट्टी अधिकता में पाई जाती है, यहां पर जो है आपको सोयाबीन सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए पूरी जानकारी देखिए इस प्रश्न के बारे में। तो मालवा का पठार काली मिट्टी से ढका हुआ है जो सोयाबीन और कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। अभी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र आगे निकल चुका है, लेकिन ध्यान रखना जब एमपी ईएसबी अगर एमपी कोई मान रहा है तो मेरे भाई आपको भी एमपी ही लगाना पड़ेगा। अपने मन से महाराष्ट्र मत लगा देना। रिसेंट एग्जाम हुआ है, अभी आपको हम लगातार क्वेश्चन करवा रहे हैं। टारगेट 2500 क्वेश्चन करवाने वाले एमपी जीके जीएस के पीवाईक्यू वाले जो चल रहे हैं, 500 क्वेश्चन करवा दिए हैं। उसमें जो रीसेंट एग्जाम अभी फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है उसमें भी एमपी को ही सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 माना है। तो आप भी मध्य प्रदेश ही लगाइएगा, महाराष्ट्र नहीं लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता है आपकी एग्जाम डेट जो पहले 5 अगस्त थी बढ़ करके 17 सितंबर हो गई है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ गई। 17 सितंबर यानी 1 महीने का टाइम आपको पर्याप्त रूप से मिल गया, 1 से सवा महीने का टाइम मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे में जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या जिन लोगों ने तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एकदम जीरो लेवल से अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी सक्सेस जंक्शन के सुपर सिलेक्शन नोट्स। इन नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें आपको बता देते हैं। तो इसमें आपको सीसेट के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यानी सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है जिसमें जिसको जो है 10 यूनिट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, पूरी की पूरी 10 यूनिट की कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे।
जाएंगे। इसके अलावा सभी यूनिट के ये एमसीक्यू तो हम करवा ही रहे हैं, इसके अलावा पीवाईक्यू भी हमने करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, वो भी आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो कंप्लीट तैयारी आपकी मात्र 199 रुपए में हो जाएगी। अब देखो एग्जाम देने तो आप जाओगे ही जाओगे, है ना, इतना पैसा खर्च करोगे ही करोगे, तो भाई बिना तैयारी के जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। जब इतना पैसा खर्च करोगे तो 199 रुपए पे करके आराम से तैयारी करके जाइए, पूरा कंप्लीट फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। तो आप प्रेफर कर सकते हैं एमपी कृषि विस्तार अधिकारी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट। सर प्राप्त कैसे करेंगे? छोटी सी प्रक्रिया है, कोई आपको मतलब ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है, ये आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, सीधे सीधे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से 2 लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की, ठीक है। एक में आपका पूरा सीसेट वाला मटेरियल रहेगा, जिसमें आपका जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। दूसरे में आपको जो है पूरा एग्रीकल्चर वाली 10 की 10 यूनिट पीवाईक्यू, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ वहां पर दिए रहेंगे। दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर पीडीएफ है, सारी पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कराना चाहे प्रिंट करा सकते हैं, किसी टैबलेट में पढ़ना चाहे टैबलेट, कंप्यूटर में भी आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के टेलीग्राम पीडीएफ बैच में और कदम बढ़ा दीजिए सफलता की ओर। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से इन लोगों को सफलता मिली है 2023-24 वाले एग्जाम में, उसी तरह से आपके नाम के आगे भी मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी लगाने का मात्र 199 में ये मौका है, इसको चूक मत जाना मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं मौसम और जलवायु के संदर्भ में अल्बेडो का क्या अर्थ होता है? बताइए अल्बेडो क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अवशोषित सौर विकिरण है अल्बेडो, या फिर परावर्तित विकिरण का प्रतिशत है, कुल वर्षा की मात्रा है, या फिर मिट्टी का तापमान है। बताइए अल्बेडो क्या होता है मेरे भाई। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, परावर्तित सौर विकिरण का प्रतिशत होता है क्या अल्बेडो। यहां पर आप समझ सकते हैं, देखिए यहां पर समझिए क्या कहना है इनका। तो किसी सतह द्वारा परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट सौर विकिरण और उस पर पड़ने वाले कुल सौर विकिरण के अनुपात को अल्बेडो कहा जाता है। देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर सूरज के द्वारा रोशनी आई, ठीक है ना। फिर इस पृथ्वी ने रोशनी को एब्जॉर्ब किया, थोड़ी बहुत रोशनी को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उस सौर विकिरण को वापस से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है और इस पर वापस से जो सौर विकिरण पड़ रही है, इसी के रेशियो को अगर हम निकाल लें तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्बेडो कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए ताजी बर्फ का अल्बेडो सबसे अधिक होता है, लगभग 75 से 95% होता है। क्यों? क्योंकि ताजी बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है सौर विकिरण को और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है सौर विकिरण को, तो इसी का जो रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 75 और 95% जो है होता है। जबकि फसलों का अल्बेडो 20 से 30% होता है। ये दोनों अल्बेडो आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे भाई ताजी बर्फ का अल्बेडो इनमें से होता है 20 से 30%, 40 से 50 या फिर 75 से 95, तो ध्यान रखना 75 से 95। आपसे कहेंगे फसलों का अल्बेडो होता है तो आप बताएंगे 20 से 30%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुवाई के लिए अनुशंसित बीज दर क्या होती है, यानी सोयाबीन के लिए सीड रेट कितनी होनी चाहिए? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 से 120 किलोग्राम, या फिर 15 से 20 किलोग्राम। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है सोयाबीन के बुआई के लिए मध्य प्रदेश में अनुशंसित बीज दर होती है। कितनी? 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको बता दें जितने भी आंसर हम बता रहे हैं एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, यानी जो फाइनल आंसर की में एमपीएसबी ने माना है 2023-2024 वाले एग्जाम में, अभी रिसेंट में हॉर्टिकल्चर एग्जाम 2025 में हुआ है, उसी के आधार पर आपके लिए हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सारे आंसर्स आपको उसी के आधार पर मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए। तो सोयाबीन की सामान्य बुवाई के लिए 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यदि दाने का आकार बड़ा है तो बीज आप 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक भी रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली 70 से 80 किलोग्राम होती है, 70 to 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको ध्यान रखना है। चलिए 5 नंबर देखिए, लो आंसर भी दिख गया 5 नंबर का, है ना। अब देखो इसमें फायदा किसको होगा? जो लोगों ने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए होंगे और यूनिट वाइज तैयारी करके आए होंगे। जैसे कल हमने यूनिट 1 कराया, तो जिन लोगों ने यूनिट 1 की थ्योरी पढ़ ली होगी, यूनिट 1 का टेस्ट देने आ गए, बढ़िया से तैयारी हो गई। अब आज हम यूनिट 2 करा रहे हैं, तो जो लोग यूनिट 2 पढ़ करके आए होंगे, नोट्स लिए होंगे, आज वो यूनिट 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। अब कल हम आपका यूनिट 3 के 50 MCQ कराने वाले हैं। अब जो नोट्स लिए हैं मेरे भाई, आपसे निवेदन है कल आपको यूनिट 3 MPREO यूनिट 3 कृषि वाले उसमें मिल जाएगा,
टेलीग्राम ग्रुप में, उसको अच्छे से पढ़ करके आना। तो फिर हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपका एकदम बहुत अच्छी तैयारी होती चलेगी। फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं मेरे में, मात्र 36,000 फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन कंपटीशन उतना कम नहीं है, क्योंकि ये जो 36,000 फॉर्म भरे गए हैं इनमें भी तैयारी करने वालों ने ही फॉर्म भरा है। तो अगर आप 70% भी अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में आगे रहेंगे, है ना। तो बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट कीजिए सुपर सिलेक्शन नोट्स से, और यहाँ से बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। देखिए, टिकाऊ कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए निम्न में से कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी है भैया? मोनोकल्चर, अधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग, एकीकृत कृषि प्रणाली, या फिर झूम कृषि? कौन सी कृषि है जो टिकाऊ कृषि की, सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एकीकृत कृषि प्रणाली जिसे हम IFS कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, IFS जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है टिकाऊ कृषि के लिए। देखिए, एकीकृत कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी जोड़ा जाता है। इससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना टिकाऊ उत्पादन होता है। यानी इसमें केवल फसल नहीं करनी है, फसल के साथ साथ में आपको पशुपालन भी करना है, मछली पालन भी करना है। जैसे कि ये आपका कोई खेत है, ठीक है, अब खेत एक टाइम ऐसा आता है जब पानी नहीं बरसता है तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप क्या कीजिए, इस खेत के बगल में ही एक तालाब खोद लीजिए अपने लिए। मान लीजिए अब ये तालाब आ गया, पानी तो तुमने भर ही दिया है, अब ये पानी वेस्ट जा रहा है ना, कोई यूज नहीं हो पा रहा है भाई, जब यूज होगा तब करेंगे। तो अब ये वेस्ट मत कीजिए पानी, इसी में क्या कीजिए, मछली पालन कर लीजिए, मछलियों की बीज ला करके डाल दीजिए। ठीक है, तो फिश सीड जब डाल देंगे तो मछली पालन हो जाएगा, यानी फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी पानी की तो इसमें से पानी आप इसमें डाल सकते हैं और मछलियों को बेच सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी एक साथ में हो रही है, यानी कि ये आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने, कह रहे हैं कैमूर का पठार और सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस फसल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बताइए, ये दोनों कैमूर का पठार और मध्य प्रदेश की पहाड़ियां, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां, ये कौन सी रेंज में आएंगी? ये चार ऑप्शन है, कपास ज्वार में आएंगे, गेहूं धान में आएंगे, सोयाबीन में आएंगे, फिर मक्का बाजरा क्षेत्र में आएंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गेहूं धान क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कैमूर का पठार और सतपुड़ा की पहाड़ियां मुख्य रूप से गेहूं और धान की खेती के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर गेहूं और धान की अच्छी खेती होती है। ठीक है ना, यहाँ की मिट्टी और वर्षा इन दोनों फसलों के लिए ही अनुकूल होती है। जैसे अपना कैमूर का पहाड़ी के अंतर्गत ये बालाघाट वाला जो एरिया आ जाएगा, यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है कह सकते हैं बारिश भी हो जाती है और धान और गेहूं की अच्छी खासी यहाँ पर फसल होती है। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 है फसलों में रिले क्रॉपिंग का क्या अर्थ होता है? बताइए, रिले क्रॉपिंग क्या है? एक साथ दो फसल बोना, पहली फसल कटने के बाद दूसरी फसल की बुआई कर देना, एक वर्ष में एक फसल बोना, या फिर भूमि को परती छोड़ना। क्या होता है रिले क्रॉपिंग? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली फसल कटने से पहले ही क्या करते हैं, दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, इसी को रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। इससे होता क्या है कि जो पहली फसल कटी नहीं है तो उसकी जो नमी है वो उसी खेत में ही है। ठीक है ना, तो आपने बुआई कर दी तो नमी का आप क्या कर देंगे, फायदा उठा लेंगे मेरे भाई। देखिए, तो रिले क्रॉपिंग में पहली फसल की कटाई के कुछ समय पूर्व ही उसी खेत में दूसरी फसल के बीज बो दिए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में अलसी या तिवड़ा की बुआई कर दी जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरा या उतेरा कृषि भी कहते हैं। ध्यान रखना, पैरा या उतेरा कृषि क्या होती है, धान की खड़ी फसल में अलसी या तिवड़ा का बीज बो देना ही पैरा या फिर उतेरा कृषि कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने, कह रहे हैं गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? कब हमें गेहूं की सिंचाई कर देना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कल वाले उसमें भी MCQ में भी आया था, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, दोनों यूनिट में है, इसलिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है मेरे भाई। ठीक है, बताइए, चार ऑप्शन है, कल्ले निकलते समय, फूल आते समय, ताजमूल CRI की अवस्था में, या फिर दाना पकते समय। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ताजमूल, यानी कि CRI की अवस्था में हमें गेहूं की सिंचाई कर देनी चाहिए। गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिकारी क्रिटिकल जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं CRI अवस्था को। ये होती है जो बुआई के 21 दिन बाद आती है। इस समय सिंचाई न करने पर उपज में भारी गिरावट आती है, यानी 21 दिन के बाद आपको सिंचाई कर देना है हर कंडीशन में। अगर आपके पास में सिंचाई के साधन केवल एक बार आप सिंचाई कर सकते हैं तो कब करें? आप 21 दिन बाद जरूर कर दें, यहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है गेहूं को। ठीक है, 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर देखिए, कह रहे हैं कृषि मौसम विज्ञान में सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट का मान कितना होता है? कितना होता है भाई सौर स्थिरांक का मान? ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है,
क्या होता है, कृषि मौसम में सौर स्थिरांक का मान होता है। यहाँ पर देखिए सौर स्थिरांक यानी कि सोलर कांस्टेंट पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर सूर्य से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यानी कि इतने क्षेत्रफल पर सूर्य के द्वारा प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका औसत जो मान है लगभग 1.94 लैंगली प्रति मिनट होता है, ध्यान रखना है, यानी कि लगभग 1367 वाट्स प्रति मीटर वर्ग मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला है प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है चना। चना के बारे में बात की जा रही है। चना ग्राम की फसल में निपिंग की क्रिया क्यों की जाती है? निपिंग मतलब जानते हैं भाई, चना की खड़ी फसल होती है, उस फसल को ऊपर से नोच लेते हैं। जैसे ये चना है, इस चना के ऊपरी वाले जो पत्तियां होती हैं इसको बार बार नोच लेते हैं। ये निपिंग की जो प्रक्रिया है ये क्यों की जाती है वो आपसे पूछ रहे हैं। क्यों करते हैं भैया? देखिए, जड़ों की वृद्धि के लिए, अधिक शाखाएं और फूल प्राप्त करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, या फिर कीटों को भगाने के लिए। तो मेरे भाई अधिक शाखाएं और फूल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी निपिंग करते हैं। निपिंग करने से क्या होता है वो देखिए तो चने की फसल बुवाई के 35 से 40 दिन बाद पौधों की ऊपरी शीर्ष यानी शीर्ष भाग को तोड़ लिया जाता है। फिर उसी का आप लोग चने का साग बनाकर खाते हैं बढ़िया से बाजरे और मक्के की रोटी के साथ में, ठीक है ना। कहते हैं सरसों दा साग, सॉरी मक्के दी रोटी और चने दा साग, ठीक है ना। तो वो यही होता है, इसी को तोड़ लेते हैं, इसका चने का साग बनाकर खाते हैं, जिसे निपिंग या फिर टॉपिंग कहते हैं। इसमें पौधों में पार्श्व शाखाएं अधिक निकलती हैं। अगर आप उसकी निपिंग नहीं करेंगे तो जितना पहली बार में शाखा निकली है उतनी ही निकल करके रह जाएगी। लेकिन अगर आपने निपिंग कर दी तो यहाँ से बहुत सारी शाखाएं फूट जाएंगी, और बहुत सारी शाखाएं जब निकलेंगी तो बहुत सारे बीज भी होंगे, यानी बहुत सारा चना का उत्पादन भी होगा। ठीक है, तो अधिक निकलते से फलियां और फलियों की संख्या और उपज जो है वो बढ़ जाती है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या है? 11 नंबर कह रहे हैं मध्य प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे बड़ा है? मेरे भाई बताइए कौन सा है? मालवा है, छत्तीसगढ़ है, विंध्य है, या फिर निमाड़ घाटी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। देखिए, तो मध्य प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मालवा का पठार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो राज्य के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। आगे बढ़े, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है लेसा। लेसा तकनीकी का क्या संबंध है, या फिर ये लेसा तकनीकी किससे संबंधित है? बताइए। उच्च रासायनिक खेती से, कम बाहरी इनपुट वाली टिकाऊ कृषि से, जल संचयन तकनीकी से, या फिर मौसम पूर्वानुमान से? बताइए मेरे भाई, ये लेसा या फिर लीसा भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम बाहरी इनपुट वाली टिकाऊ कृषि से संबंधित है लेसा टेक्निक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, लेसा का फुल फॉर्म लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इसका उद्देश्य रासायनिक खादों और कीटनाशकों जैसे बाहरी इनपुट को कम से कम उपयोग करना है, और स्थानीय संसाधनों के बल पर टिकाऊ कृषि करना है। ठीक है ना, मतलब बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं, ना तो कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग करेंगे, है ना रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग करेंगे। जो लोकल जो मिलती है, जैसे गोबर खाद हो गई, है ना, गोबर की खाद हो गई, वर्मी कल्चर हो गया, इन सब का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा कृषि पैदा करना, यही जो है लेपा तकनीकी कहलाती है। ठीक है, स्थानीय संसाधनों के बल पर हम टिकाऊ कृषि कर रहे हैं, इसे हम लेपा कृषि कहते हैं, सॉरी लेसा कृषि कहते हैं। अगला 13 नंबर देखिए। 13 नंबर, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सरसों की बीज दर क्या होती है? मस्टर्ड को हम उगाते हैं, स्पेशली ये आपका मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि आपका भिंड मुरैना का जो एरिया है, मुरैना को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भिंड मुरैना ऐसे जिले हैं जहां पर सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, चंबल वाला जो एरिया है। तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सरसों की बीज दर कितनी होती है? कितनी बीज दर होनी चाहिए भाई? 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, या फिर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों की बीज दर होनी चाहिए, यानी 1 हेक्टेयर खेत में 4 से 6 किलोग्राम आप जो है बीज डाल सकते हैं। तो सरसों की बुआई के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। सरसों की बुआई को कतारों में करना चाहिए, लाइन बाय लाइन इसकी बुआई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है? कह रहे हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? हम अपनी कृषि को एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटे हुए हैं। इसको किस आधार पर, क्या इसका बेस क्या है जिसके आधार पर आपने इनको बांट दिया है? केवल मिट्टी के आधार पर, बायो क्लाइमेट मिट्टी और फसल अवधि के आधार पर, केवल वार्षिक वर्षा के आधार पर, या फिर राज्य की सीमाओं के आधार पर? किस आधार पर आपने बांटा है ये तो बता दीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बायो क्लाइमेट मिट्टी और फसल की अवधि के आधार पर हमने इसको बांट दिया है। कैसे बांटा है? देखिए, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हम इसको कहते हैं, यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इसको कहते हैं। इसका निर्धारण
मुख्य रूप से मिट्टी के प्रकार, यानी कि मालवा एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। जैविक जलवायु, वहां पर किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है। और फसल की वृद्धि अवधि कितनी है, कितनी वृद्धि हो सकती है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड के आधार पर जो है हमने क्या किया है, इनको एग्रो इकोलॉजिकल जोनों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो एनबीएसएस और एलयूपी के अनुसार भारत को 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोनों में बांटा गया है। तो अगर भारत की बात करेंगे, भारत को 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोनों में बांटा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्या है, कह रहे हैं फसल सघनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी निकालने का सही सूत्र क्या होता है, कैसे हम फसल सघनता क्रॉप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको हम सीधे आंसर की ओर चल सकते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकल बोया गया क्षेत्र, सकल का अर्थ है टोटल बोया गया क्षेत्र, उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र का भाग दे दो और 100 का गुणा कर दो। जैसे कि हमने पूरा कह सकते हैं भाई, हमारे पास में ये मान लीजिए 1 बीघा का खेत है, 1 बीघा का हमारे पास में खेत है, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें बहुत सारी झाड़ियां भी हैं, बहुत काट छाट भी है, बगल बगल मतलब कि कह सकते हैं खाइयां सी बन गई हैं बगल बगल। तो अब इसमें क्या है, पूरा तो हमारा 1 बीघा क्षेत्र हो गया, लेकिन इसमें शुद्ध कितना बोया गया है, तो शुद्ध मान लीजिए हम इसमें बो रहे हैं 1.25 बीघा बो दिया हमने, ठीक है ना। 1.25 बीघा हमने बो दिया, तो 1.25 बीघा को नीचे लिख देंगे और गुणा में कर देंगे, सॉरी 1 बीघा तो टोटल है, 1.25 बीघा कहां से कर दोगे, 1.25 बीघा मान लीजिए, ठीक है ना, या आधा बीघा मान लीजिए, यानी आधा बीघा तो तुम्हारी जमीन खराब है टोटल में। अब आधा बीघा हम नीचे लिख देंगे और 1 बीघा ऊपर लिख देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो यही हमारा आ जाएगा फसल सघनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक है। तो टोटल जितना क्षेत्र है, जितना बो रहे हैं, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि फसल सघनता यह दर्शाती है कि एक ही भूमि पर एक वर्ष में कितनी बार फसल उगाई गई है। इसका सूत्र होगा कुल बोया गया क्षेत्रफल को शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल से भाग देकर के 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए, और 100 से कहीं पर भी गुणा कर रहे हैं मतलब हम उसका प्रतिशत निकालते हैं, तो प्रतिशत में हम इसको बता सकते हैं। 16 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में धान पैडी की रोपाई के लिए कौन सी विधि पानी की बचत करती है। देखो पैडी यानी धान को बहुत सारा पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भाई मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी तकनीकी अपना ले रहे हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। 4 ऑप्शन ये रहे, बाढ़ विधि, एसआरआई विधि, छिड़काव विधि या फिर डिबलिंग। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये होती है एसआरआई विधि। एसआरआई मेथड क्या होता है, आइए देख लेते हैं। देखिए तो एसआरआई क्या कह रहे हैं, एसआरआई का अर्थ होता है भाई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। विधि में धान की रोपाई बहुत कम पानी और कम बीजों के साथ में की जाती है। इस विधि में 8 से 12 दिन छोटे पौधे की रोपाई चौड़े फासले पर की जाती है, जिससे 30 से 40% पानी की बचत होती है और उपज भी बढ़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एसआरआई टेक्निक कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाती है, ठीक है। इससे पानी की बचत हो जाती है और जो उपज है वो भी अच्छी होती है। अगला 17 नंबर, मिश्रित खेती मिक्स फार्मिंग में क्या क्या शामिल होता है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके पास में। सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसल उत्पादन के साथ में पशुपालन। यानी कि आप फसल भी उत्पादित कर रहे हैं, इसके साथ में पशुपालन अगर आप कर देंगे तो हम इसको मिक्स फार्मिंग कहेंगे, मिश्रित खेती कहेंगे। ध्यान रखना, मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में अंतर है। देखो मिश्रित फसल क्या होती है, यानी एक साथ में 2 या 2 से अधिक या फिर 1 या 1 से अधिक बीजों को एक ही खेत में बो रहे हो, तो ये मिक्स क्रॉप हो गई, मिश्रित फसल हो गई। लेकिन मिक्स फार्मिंग क्या होती है कि आप जो है खेती के साथ साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं, इसको हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं। दोनों में अंतर है, क्लियर हो गया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न एक बार देख लेना कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए मिश्रित खेती मिक्स फार्मिंग एक कृषि प्रणाली है जिसमें किसान आय के लिए फसल उगाने के साथ साथ में पशुपालन, गाय भैंस मुर्गी आदि भी करता है। जबकि एक साथ 2 फसलें अगर उगा रहे हैं तो हम उसको मिश्रित फसल मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। दोनों में अंतर ध्यान रखना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। चलो 18 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं पवन की गति विंड स्पीड मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फैक्ट वाला प्रश्न है। सही आंसर 4 ऑप्शन ये है, सही आंसर आपका ऑप्शन बी, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं विंड स्पीड को मापने के लिए। आगे बढ़े 19 नंबर, देखिए 19 नंबर क्या है, कह रहे मध्य प्रदेश का निमाड़ का मैदान यानी कि निमाड़ प्लेन किस फसल उत्पादन के लिए फेमस है। तो निमाड़ वाला जो अपना एरिया है वो किस फसल के लिए फेमस है बताइए मेरे भाई। सफेद सोने के लिए, सफेद सोना किसको कहते हैं, कपास को कहते हैं ना। गेहूं के लिए, सोयाबीन के लिए, चना के लिए। फिर क्या, तो भाई सफेद सोना, सोना ही उगा लेते हैं क्या, नहीं भैया, सफेद सोना का अर्थ है कपास, कपास उत्पादन को सफेद सोना कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सफेद सोना। कपास के लिए पूरा का पूरा निमाड़ फेमस है, यहाँ पर कपास का उत्पादन अच्छा होता है। तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, खंडवा और खरगोन को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ काली मिट्टी में कपास का भारी उत्पादन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी तो भाई कपास के लिए 1 नंबर होती है।
है ना। चलो 20 नंबर देखिए, कह रहे हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, बताइए कौन सी है। अच्छा, एक अभी आपको अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं, देखिए कल क्या है, कल हम आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर के आने वाले हैं। ध्यान रखना, कंप्यूटर को भी हम चैप्टर वाइज खत्म करेंगे, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से। लेकिन आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे उस वीडियो को, है ना। इसमें क्या रहेगा, इसमें आरईएओ में जो भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे गए हैं उनको हम लेंगे। इसके अलावा अभी आपका कुछ समय पहले एग्जाम हुआ था जो पटवारी वाला, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम पटवारी वाला हुआ था, यानी कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी एग्जाम के क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे। इसके अलावा रिसेंट में एमपीएसआई का एग्जाम हुआ है, एमपीएसआई मेंस 2026, एमपीएसआई प्री 2026, दोनों में कंप्यूटर पूछा गया था, तो इन दोनों के भी कंप्यूटर के क्वेश्चन को ऐड करेंगे। तो जितने भी कंप्यूटर के रिसेंट क्वेश्चन पूछे गए एमपीएसबी एपटेक के द्वारा, उसको टॉपिक वाइज उठाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे ये आपका टॉपिक वाइज करा रहे हैं, वैसे उसको भी टॉपिक वाइज कराएंगे। लेकिन वही बात, आपको सहयोग करना पड़ेगा, है ना, लाइक शेयर करना पड़ेगा, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ सके, ठीक है। फिर अगर आपका सहयोग अच्छा रहा तो साइंस की भी इसी तरह से हम क्लासेस चालू करेंगे और बढ़िया से तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलो, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, कौन सी है भैया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। समताप मंडल मत लगा देना, समताप मंडल भैया ओजोन परत के लिए फेमस है ना। सबसे निचली जो है, देखो अभी किसी ने 199 रुपये भेजा है ना, अब हम क्लास ले रहे हैं, अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्लास खत्म होगी तभी नोट्स भेज पाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्षोभ मंडल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। इसमें बादल बनना, बारिश, आंधी, तूफान जैसी मौसमी सभी घटनाएं जो है इसके अंतर्गत घटित होती हैं। चलिए 21 देखिए, कह रहे हैं शून्य जुताई, जीरो टिलेज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम शून्य जुताई करते हैं, बताइए। जुताई की लागत और मृदा क्षरण को कम करने के लिए, मिट्टी में अधिक रासायनिक खाद मिलाने के लिए, गहरी जुताई करने के लिए, या फिर पानी की खपत को बढ़ाने के लिए। क्या करते हैं भैया, शून्य जुताई क्यों करते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जुताई की लागत होती है उस लागत को और मृदा क्षरण को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जीरो टिलेज कर देते हैं, शून्य जुताई कर देते हैं। क्या होता है देखिए, जीरो टिलेज या फिर नो टिल खेती में बिना खेत की जुताई किए सीधे बीज बो दिए जाते हैं। इससे ट्रैक्टर का खर्चा बचता है, मिट्टी का क्षरण कम होता है और मिट्टी में नमी संरक्षित रहती है। यानी बिल्कुल जुताई करना ही नहीं है, सीधे बीज बो दो, तो उसको क्या कहेंगे, जीरो टिलेज हम कहते हैं। आगे बढ़ें, गेहूं की खेती इसमें ज्यादातर की जाती है जीरो टिलेज के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शाकनाशी कौन सा है, कौन सा हर्बिसाइड है जिसका उपयोग हम करते हैं सोयाबीन के लिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, अच्छे से पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें हम जो है, इसमें इमेज थापायर का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं खरपतवार नाशी के रूप में। 15 से 20 दिन की अवस्था पर जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 23 नंबर देखिए, 23 नंबर है, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में वर्षा सामान्य से 26 से 50% तक कम होती है तो उसको क्या कहा जाता है। यानी अभी तक जो भी वर्षा हो रही थी, मान लीजिए 100% बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार 74 या फिर 70% बारिश हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, भयंकर सूखा, मध्यम सूखा, सामान्य सूखा या फिर अकाल। क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको हम कहेंगे मध्यम सूखा, यानी कि मॉडरेट ड्रॉप इसको कहा जाएगा। तो आईएमडी के अनुसार यदि वर्षा की कमी सामान्य से 25% तक है तो यह सामान्य सूखा, 26% से 50% के बीच है तो मध्यम सूखा, और यदि 50% से अधिक है तो फिर हम इसको भयंकर सूखा कहेंगे। तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसके नोट्स तो अभी ग्रुप में डल जाएंगे। कल वाली वीडियो जो आपका यूनिट 1 की पीडीएफ नोट्स थी वो कल हमने डाल दी है ना, कल जो क्वेश्चन कराए थे 50 वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है, जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनको वो मिल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज हम जो है 50,000 कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डाल देंगे, कल डाल नहीं पाए थे आज डाल देंगे। सॉरी 50,000 नहीं, सॉरी 5,000 50,000 नहीं मेरे भाई, 5,000 क्वेश्चन हम निकाल के ले आए हैं जो अभी ईएसबी ने लेटेस्ट में पूछा है। 500 तो पहले ही आपको दे दिए थे कंप्यूटर के क्वेश्चन, 5,000 और दे देंगे। तो बढ़िया से आराम से बैठ करके जब भी टाइम मिले, वन लाइनर है, आराम से बैठ करके पढ़ते रहना, कंप्यूटर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी हम क्लासेस चालू कर ही रहे हैं कल से, तो उससे भी आपको फायदा होगा। चलिए, सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था इन चारों लोगों में, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था गॉर्डन मैक्लीमोंट महोदय ने। किसने, गॉर्डन मैक्लीमोंट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। 25 नंबर देखिए, कह रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में मिट्टी के कितने मापदंडों का परीक्षण किया जाता है, 8 का, 10 का, 12 का, 16 का, कितने के करते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, 12 मापदंडों का प्रयोग करते हैं। ये कौन से 12 मापदंड हैं, ये आपको सामने दिए गए हैं, इन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़िए 26 नंबर, क्योंकि अब देखो अगर पूरा डिटेल सॉल्यूशन बार बार देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। हम चाह रहे हैं 50 क्वेश्चन आधे घंटे के अंदर आपके खत्म हो जाए, जिससे कि आपको रिवीजन का भी मौका मिल सके। देखिए, तो मक्का की फसल में इष्टतम पौधों की आबादी के लिए अनुशंसित कतार और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। मक्के की फसल के बारे में बात की जा रही है। इष्टतम पौधे की आबादी, अच्छा अगर आपको पौधे चाहिए तो कितनी दूरी होनी चाहिए कतार से कतार की और पौधे से पौधे की। तो 60 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, सॉरी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, वही 60 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए, मक्का या मेज की सामान्य बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे प्रति हेक्टेयर लगभग 65,000 से 75,000 पौधों की आदर्श आबादी प्राप्त होती है। ठीक है ना। अगर ये एरिया आप फाइंड आउट, मतलब ये एरिया पर बोएंगे 60 सेंटीमीटर और 20 से 25 सेंटीमीटर पर, तो मान के चलिए 65,000 से 75,000 तक पौधे आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर जनरल प्रश्न है, कई बार पूछा गया। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अरबी, कहां से लिया भैया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा से हमने जो है एग्रोनॉमी शब्द को लिया है। ये पूरा सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है। आगे बढ़े 28 नंबर देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। कौन सी है भैया बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र की मिट्टी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी जो है वो आपको मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले कृषि जलवायु क्षेत्र में देखने को मिल जाती है, जो टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया वाला एरिया है। आगे 29 नंबर देखिए, फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन में दलहनी फसलों को क्यों शामिल किया जाता है बताइए। देखो अभी क्या है, आप खेत बो रहे हैं, है ना। मान लीजिए इस बार गेहूं बो दिया आपने, फिर अगली बार आपने धान बो दिया। इसमें अगर एक भी बार आपने दाल की खेती नहीं की तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो दाल की खेती क्यों की जाती है। मान लीजिए अरहर बो दिया, सरसों बो दिया, सोयाबीन बो दिया, है ना। इसको क्यों बोया जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो आपकी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना, उसको अवशोषित करके मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए दाल की खेती की जाती है, अधिक पानी सोखने के लिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए फसल चक्र में यानी कि क्रॉप रोटेशन में हम दाल की खेती करते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, दालों की जो जड़ें होती हैं इसमें जो आपका उर्वरक पाया जाता है, सॉरी, दाल की फसलों की जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। वो क्या करता है कि वायुमंडल में जितनी भी आपकी नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीकृत करके यानी कि अवशोषित करके और मिट्टी में और जड़ों में मिला देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपकी खेत है, खेत में नाइट्रोजन की कभी भी कमी नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो किसी ने पेमेंट किया है, अब लगातार फ़ोन कर रहे हैं, है ना। चलो एक मिनट को रिसीव करके इनको आंसर देते उसके बाद क्लास करते हैं, 1 मिनट। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है, मध्य प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किस मौसम में की जाती है। कब हम अरहर की खेती करते हैं, रबी, खरीफ, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, सही आंसर आपका हो जाएगा अरहर की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। अरहर तुअर जो है वो मुख्य रूप से खरीफ मानसून की मौसमी फसल है। इसकी बुवाई जून जुलाई में की जाती है और मध्य प्रदेश अरहर के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 31 नंबर 31, किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। मोनोकल्चर, बहुफसली खेती, इंटरक्रॉपिंग या फिर कंटूर फार्मिंग, क्या कहते हैं भैया इसको। सही आंसर हो जाएगा, इसको हम बहुफसली कहते हैं यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ही खेत में एक ही वर्ष के दौरान 2 या 2 से अधिक फसलें लगातार लेना बहुफसली खेती मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग होता है और फसल सघनता बढ़ती है। 32 नंबर देखिए, सोयाबीन के बीजों की बुवाई से पहले राइजोबियम की किस प्रजाति से उपचारित किया जाता है। यानी सोयाबीन को अगर आप बो रहे हैं उससे पहले राइजोबियम की एक प्रजाति होती है जिससे उसका उपचार कर दिया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है ब्रैडी राइजोबियम जैपोनिकम, है ना। इससे क्या होता है कि इससे इसको उपचारित कर देते हैं, तो इसमें जब ये इसमें इसकी जड़ों में पहुंच जाता है यानी कि बीजों में पहुंच जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को खींच लेता है वायुमंडल से। देखिए, तो सोयाबीन की फसल में बेहतर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बीजों को विशेष रूप से ब्रैडी राइजोबियम जैपोनिकम से जो है उपचारित किया जाता है। 33 नंबर देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ का मैदान जिसका कुछ हिस्सा एमपी के बालाघाट में है, किस फसल के लिए फेमस है बताइए। किसके लिए फेमस है छत्तीसगढ़ वाला। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, तो सही आंसर आपका चावल या फिर धान आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बालाघाट में भी अपने एमपी में सबसे ज्यादा धान होता है। ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का मैदान और मध्य प्रदेश का बालाघाट क्षेत्र मुख्य रूप से चावल धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और वर्षा अधिक होती है जो धान के लिए आदर्श होता है। 34 देखिए,
पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बताइए। वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर, बैरोमीटर, टेंसियोमीटर, हाइग्रोमीटर, किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। टेंसियोमीटर जो है वो मिट्टी के नमी के तनाव को मापता है। टेंसियोमीटर भी कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, मिट्टी की तनाव को मापने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। 35 देखिए, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर ये किस फसल को कहा जाता है? कपास, जूट, सनई, अलसी, किसको हम सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, जूट को सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को उसके रंग और महत्व के कारण सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसकी खेती नगण्य है, बहुत कम होती है इसकी खेती, ठीक है, लेकिन यह एग्रोनॉमी की एक महत्वपूर्ण सामान्य प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। भाई सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर होता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की साइड चले जाओ, बांग्लादेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और भारत में कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। गोल्डन फाइबर हम इसको कहते हैं। अगला देखिए 36, कह रहे हैं मध्य प्रदेश में चना की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कहाँ पर चना की खेती अच्छी होती है भाई? बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हल्की से जो मध्यम काली मिट्टी होती है जिसे मार या फिर काबर कहते हैं, यहाँ पर चने की अच्छी खेती होती है। देखिए, तो चना ग्राम की खेती के लिए जल निकासी वाली हल्की से मध्यम काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। भारी काली मिट्टी जहाँ पानी भरता है चना अच्छी वृद्धि नहीं करता, ठीक है, तो कम पानी जहाँ पर भरेगा वो उसके लिए जो है चना अच्छा वहाँ पर काम करेगा। चलिए, इंटरक्रॉपिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए अच्छे से। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगह और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके जोखिम को कम करना, ये इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है। देखिए, इंटरक्रॉपिंग जैसे गेहूं, चना या ज्वार, अरहर में 2 या 2 से अधिक फसलों का एक निश्चित कतार में बोई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए चना बो दिया, यहाँ पर बो दिया गेहूं और यहाँ पर ज्वार या फिर अरहर बो दी, है ना। तो इससे प्राकृतिक संसाधन यानी धूप, नमी और पोषक तत्व का अच्छा उपयोग होता है, जिससे किसी एक फसल के नष्ट होने पर दूसरी फसल से उपज मिल जाती है। मान लीजिए गेहूं खराब हो गया तो भाई आपकी जो अरहर है वो बची रहेगी, है ना, चना बचा रहेगा, तो नुकसान नहीं होगा, है ना। कोई एक फसल खराब हो जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, यानी किसान को नुकसान नहीं होगा, काम चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं और इसका मुख्य लाभ यही होता है। 38 नंबर देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक माइक्रोक्लाइमेट का क्या अर्थ है? बताइए। ये 4 ऑप्शन है, क्या अर्थ है माइक्रोक्लाइमेट का? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फसल की कैनोपी, यानी पौधों के आसपास के ठीक अंदर की जो जलवायु होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोक्लाइमेट कहते हैं। देखिए, माइक्रोक्लाइमेट उस सूक्ष्म जलवायु को कहते हैं जो पौधों के ठीक आसपास कैनोपी के भीतर मौजूद होती है। इसका तापमान, आर्द्रता और प्रकाश सीधे पौधों की वृद्धि और बीमारियों को प्रभावित करता है। अगला 39 नंबर देखिए, 39, गेहूं के मामा नामक खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? गेहूं का मामा खरपतवार होता है ना, इसके नियंत्रण के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करेंगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फोफ्यूरोन। सल्फ्यूरोन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला देखिए 40 नंबर, कह रहे मध्य प्रदेश राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि SIAFT कहाँ पर स्थित है भैया? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, तो ये भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह स्थित है। 41 देखिए, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है जिसके उत्पादन में राज्य ने कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी जीता है? कौन सी भैया? कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है हमको, बताइए कौन सी है? तो ये फसल है कौन सी? गेहूं। कौन सी? गेहूं। गेहूं के लिए हमें कृषि कर्मण पुरस्कार कई बार मिल चुका है और मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार ले आए थे, ठीक है ना, इसीलिए उनको एक बार कृषि मंत्री बना दिया, लो भैया तुम संभालो कृषि का, है ना, बहुत कृषि कर्मण पुरस्कार ले आओ तो तुम ही संभालो इसको। ठीक है, अगला देखिए, कृषि मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग कितनी प्रतिशत वर्षा हमको प्राप्त होती है? बताइए कितनी वर्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी, 75 से 80% वर्षा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है मध्य प्रदेश को। 43 देखिए, कह रहे हैं जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनमें से किसका उपयोग पूर्णतः वर्जित है? यानी इसका उपयोग तो आप कर ही नहीं सकते हैं जैविक खेती में। गोबर की खाद, केचुए की खाद, यूरिया और सिंथेटिक, यही हो जाएगा। जैविक खेती का अर्थ है कि भाई नॉर्मल जो आपके पास में है, हरी खाद हो गई, यूरिया का तो बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, केचुआ वर्मी कल्चर हो गया, गोबर की खाद हो गई, इनका उपयोग करते हैं, यानी यूरिया और रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। लेकिन ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां पर की जाती है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वालों ने पेमेंट किया है ना, अब क्लास चल रही है, बार बार पेमेंट आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लेंगे, जब भी पेमेंट कीजिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्लास करने के बाद में आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे।
चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए, कैच क्रॉप किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फसल के विफल होने पर कम समय में उपज लेने के लिए हम कैच क्रॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, जब मुख्य फसल किसी कारणवश सूखा, बाढ़ या बीमारी की वजह से नष्ट हो जाती है या बुवाई में देरी हो जाती है तो बचे हुए समय का उपयोग करने के लिए बहुत कम अवधि में पकने वाली फसलें जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, तोरिया हो गया, ये उगाई जाती हैं जिन्हें हम कैच क्रॉप कहते हैं, नुकसान से बचने के लिए। अगला, मध्य प्रदेश के बिंद पठार क्षेत्र में रबी के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। रबी के मौसम में भैया ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो रबी के मौसम की जो फसल है वो है गेहूं और चना। ठीक है, गेहूं और चना का हम उत्पादन करते हैं रबी के टाइम पर। 46 देखिए, 46 है, कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के सिल्वी पास्चर सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है बताइए। सिल्वी पास्चर में क्या क्या होता है, ये रहे 4 ऑप्शन, पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई पेड़ होंगे और चारागाह और घास होगी, किसमें, सिल्वी पास्चर में। तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी में सिल्वी का अर्थ होता है पेड़ यानी वन वृक्ष और पास्चर का अर्थ होता है चारागाह, इन दोनों को मिलाकर के सिल्वी पास्चर बन जाता है। 47 क्या है, तो हार्वेस्ट इंडेक्स की गणना किस प्रकार की जाती है बताइए। कैसे हम हार्वेस्ट इंडेक्स की गणना करेंगे, ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो हार्वेस्ट इंडेक्स की गणना के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाई आर्थिक जो उपज है उसमें जैविक उपज का डिवाइड देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, हार्वेस्ट इंडेक्स मिल जाएगी। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 48 देखिए, कह रहे सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए किस रसायन का छिड़काव अनुशंसित है। यानी अगर पाले से आपको बचाना है सरसों की फसल को तो किसका छिड़काव करना पड़ेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग जो है हम करेंगे, H2SO4 का 0.1% करेंगे, जिससे कि पाले से सरसों की फसल को जो है बचाया जा सकता है। 49 देखिए, कह रहे हैं वायुमंडलीय दबाव को दर्शाने वाली समान दबाव रेखाओं को मौसम के नक्शे में क्या कहा जाता है। समताप, समदाब, समवर्षा, समुच्च। तो जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं इनको समदाब रेखाएं कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोबार्स कहा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आइसोबार्स। आगे बढ़ें, 50 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय यानी DSR ये कहाँ पर स्थित है बताइए। भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या फिर उज्जैन में, कहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर, जहाँ पर वर्तमान में हम पढ़ा रहे हैं आपको, यहीं पर है भैया कौन, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय। तो ये थे आपके 50 प्रश्न। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये आप देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं उनका क्या कहना है। तो देखिए ये हैं जागृति शर्मा जी, इन्होंने MP पुलिस कांस्टेबल के 2025 में नोट्स लिए थे और नोट्स से पढ़ने के बाद में आप रिजल्ट देख सकते हैं। वर्तमान में इनको MP पुलिस कांस्टेबल की वर्दी मिल चुकी है, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, सर SI के नोट्स लेने हैं, मेरा इस बार MP पुलिस कांस्टेबल में हो गया है। फिर 199 रुपये पे करके इन्होंने MP SI के नोट्स लिए और हम उम्मीद करते हैं कि बहन की वर्दी पर 2 सितारे भी लग जाएंगे और ये जो है सब इंस्पेक्टर भी बन जाएंगी। एक और भाई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका भी सिलेक्शन हुआ, ये भी MP पुलिस नोट्स ग्रुप में ही जुड़े हुए थे 2025 वाले में ही। ठीक है, इनका कहना सर आपने तो मुझे मंजिल तक पहुँचा दिया, अब छोटी बहन का जो है एग्जाम है उसके लिए भी बैच लेना है। फिर उन्होंने रक्षक PDF बैच MP पुलिस वाला लेकर के अपनी छोटी बहन को गिफ्ट दिया। ठीक है, उसके बाद में ये देख सकते हैं, ये वैभवी मिश्रा जी हैं, इनकी 2nd रैंक आई है। ASI सूबेदार का भी रिजल्ट आया है, 2nd टॉपर हैं। इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी और इन्होंने खुद भी बताया कि यस सर आपके कांस्टेबल के नोट्स लिए थे, उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। MP पुलिस कांस्टेबल भी हो गया है और MP SI में 13% पे हो गया है और ASI में 2nd रैंक लगी है। इसी तरह से आप भी बता रहे होंगे कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया, इस पोस्ट पर हो गया है ना। और ये हम कंप्यूटर का ब्रह्मास्त्र 5000 क्वेश्चन आज डलवा देंगे आपके ग्रुप में। ठीक है, तो ये आपको जो है CSET वाले ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। CSET वाले ग्रुप में आज हम कंप्यूटर के 5000 क्वेश्चन डलवा देंगे और कल से कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं MP पटवारी का नोट्स ग्रुप है। ठीक है, MP पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वालों का नोट्स ग्रुप है ना। इसमें हमने सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स डाल दिए हैं। इस तरह के जो है सामान्य प्रबंधन के नोट्स हैं, ये सब आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको मतलब जिन लोगों को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का चाहिए और वो लोग अगर इस वाले बैच में जुड़े हुए हैं यानी MP REO बैच में जुड़े हुए हैं तो आप मात्र 29 रुपये का पेमेंट करके MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो पेमेंट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा और जो पेमेंट पहले आपने REO के लिए कर रखा है उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। दोनों स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, आपको जो है इस ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी और आपको ये सारे सब्जेक्ट आराम से मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर आपकी क्लास खत्म होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल आपकी यूनिट 3 आएगी, तो जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है कल वाली यूनिट को आराम से पढ़ करके आना मेरे भाई, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा फायदा हो सके। यहाँ से आप इस तरह से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।